नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं। सिंगापुर के बाद वो जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने जापानी निवेशकों से मुलाकात की और राज्य में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान राम की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि है। राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र होने के साथ भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आर्थिक केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में राज्य में कई एक्सप्रेसवे, व्यापक रेल नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हैं, जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही ऑपरेशनल होगा। योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेशकों को आमंत्रित किया कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क प्रोग्राम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करें। उन्होंने 250 मिलियन आबादी वाले राज्य में युवा वर्किंग फोर्स और स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता पर भी जोर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स और भारतीय समुदाय से बातचीत की और राज्य की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और मेक इन यूपी पहल के तहत निवेश को बढ़ावा देने की योजना साझा की। इस दौरे का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ब्रांड यूपी को मजबूत करना और राज्य को प्रमुख निवेशक गंतव्य बनाना है। टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं यह उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार के अध्याय को लेकर उठाए गए मामले में जल्दी सुनवाई का आश्वासन दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने मामले पर संज्ञान लिया है और किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई जल्द ही होगी और इसमें न्यायपालिका की गरिमा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह जानकारी तब दी जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को उनके सामने उठाया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पूरे देश में वकील और जज इस विषय को लेकर चिंतित हैं और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बनाए रखना उनका प्रमुख कर्तव्य है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में वो सुनिश्चित करेंगे कि मामले की सुनवाई समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।
उन्होंने कहा कि यह कदम न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने और आम जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई में उचित मौका मिलेगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और निपटारा भी किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद पूरे देश में वकील और न्यायिक अधिकारी राहत महसूस कर रहे हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर सुनवाई को तेज करने की बात यहां पर कही है। सीजेआई सूर्यकांत ने मामले का संज्ञान लिया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है वो जब से उन्होंने सीट संभाली है तो कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जो पेंडिंग भी मुद्दे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था जितने भी पूरे देश की जितनी भी 25 हाई कोर्ट है उनमें पेंडिंग केसेस की उन्होंने जानकारी ली। सालों से जो सड़ रहे हैं, जिनके ऊपर धूल लगी हुई है जिन फाइलों में, उनको निपटारा करने की बात कही है। अब बात यहीं से शुरू होती है कि ये जो पुराने केसेस हैं आखिर ये खुलते क्यों नहीं है। कुछ ही केस ऐसे हैं जो खुलते हैं जिनके ऊपर कन्विक्शन रेट बहुत कम रहता है, तो उनको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। अब ये चीजें पुलिस से भी जुड़ी हुई हैं कि पुलिस किसी भी केस को आगे इसलिए नहीं बढ़ाती है, उसकी चार्जशीट भी समय से इसलिए नहीं बढ़ाती है कि उसमें कुछ राजनीतिक पहलू जुड़े होते हैं, भ्रष्टाचार के कीड़े जो उसमें जुड़े होते हैं, पैसे ले दे के सब चीजें चलती है। लेकिन साहिल, ये इस तरीके की चीजें रिफॉर्म करने की समय समय पे होती रहती हैं, लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है, वो चीजें अमल में आ नहीं पाती हैं, धरातल पे सारी चीजें नहीं पाती हैं। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर फिर सीजीआई सूर्यकांत साहब अगर इस पे एक्शन ले रहे हैं, स्वतंत्रता अगर इस पे अगर कोई अपना इस पे ध्यान विमर्श कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होना मुझे जहां तक लगता है बहुत कठिन, एक पहाड़ तोड़ने जैसा रहेगा। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर देखा जाता है तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में ही सबसे ज्यादा है। अगर कोई भी गवाह, बड़े केसेस में क्या होता है, गवाह कोई सुरक्षित नहीं रहता है, उनको पैसे देके मुकरवा लिया जाता है। कोई भी केस आपने देखा होगा अपने पत्रकारिता में, अगर कोई बड़ा केसेस अगर आपके सामने आया हो, नीतीश कटारा का अगर मैं आपकी बात करूंगा, तो जब विकास यादव नीतीश कटारा वाले मामले में जब फंसे थे तो शुरुआत के केस में कितने गवाह थे उसमें। जब वो केस ट्रायल में गया, ट्रायल के बाद जब कन्विक्टेड जब मामला हुआ तो उससे पहले तक जो शुरुआत के जितने भी गवाह थे, विटनेस थे, वो सारे के सारे पलट गए। और वो पलटे कैसे? किसी को फ्लैट मिला, किसी को पैसा मिला, किसी को किसी तरीके ऑफेंस किया गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो यही तो भ्रष्टाचार है। इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि कोई भी गवाह वो मुकरेगा नहीं, उसकी रक्षा सुरक्षा अगर सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करता है तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार की पहली जो जड़ है और पहली चोट मुझे लगता है यहीं से मारनी चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से सीजीआई सूर्यकांत ने मामले का संज्ञान लिया है, जल्द सुनवाई का आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया गया है कि सुनवाई एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इससे कहीं ना कहीं जो भरोसा है लोगों का वो भी यहाँ पर बढ़ेगा और साथ ही साथ वकील और जजों ने भी अब इस फैसले के बाद राहत की सांस यहाँ पर ली है। देखो, इसमें दो पहलू होते हैं। लीगल रेमेडीज को अगर जो समझता है अच्छी तरीके से, उसमें एक ही होता है, एक दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है। क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन रेट ठीक ठाक रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब फिर उसके पहले दूसरा उसके जो सामने होता है सिविल जो केसेस होते हैं, सिविल केसेस में अगर आप सही से अगर आप देखो और आईपीसी की धाराओं को आप पढ़ो तो सिविल सूट जब कोई भी व्यक्ति जब करता है कोर्ट में जाके, वो व्यक्ति भी गुजर जाता है, उनकी जब पीढ़ी आती है फैसला तब होता है जाके, करने वाला गुजर गया और जब उस पे रिजल्ट आना है या कोई फैसला होना है तब दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाती है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ सिविल केसेस 20 साल से पहले कोई वो केस अपने निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये तो उम्मीद लेके कोई भी जनता कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाती है। उनको लगता है कि भाई मेरी जमीन कब्जा हुई है और कब्जा करने वाला सामने कौन है, दबंग किस्म का है या पॉलिटिक्स से कोई बंदा जुड़ा हुआ है, उससे छुड़वाने के लिए तो कोर्ट का ही तो सहारा लेगा। अब कोर्ट जब उसको सिविल में डाल देती है और सिविल के केसेस जो हमारे यहाँ है, मैं जहां तक समझता हूं
20% लोग ऐसे होते हैं सिविल के नाम से घर पे आ जाते हैं कि चलो भैया राम भरोसे छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया, जो होगा सो होगा, लेकिन सिविल की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। सिविल में डेट कहाँ मिलती है? आज फरवरी है तो पता चलता है अगले दिसंबर की डेट उनको मिल पा रही है। तो इतना तो कोर्ट में नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जो देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर कहा जाता है। ठीक। तो मुझे लगता है ये संज्ञान लिया है सीजीआई साहब ने, तो अच्छी है। चर्चाओं के लिए तो बहुत बढ़िया है, हम चर्चा कर लेते हैं, डिबेट भी कर लेते हैं, और आम जनता के बीच में जब कुछ चाय की चुस्की लेगा तो ये तो जरूर हो जाएगा कि नहीं भाई, नए जो सीजीआई उन्होंने इसको चर्चाओं में बिंदु में तो कम से कम रखा। लेकिन फिर वही है, अंततोगत्वा होता क्या है, उसको आप अमल में कैसे लाओगे? क्या उसके लिए कार्य योजना बनी है? इसके लिए आपको राष्ट्रपति से लेके, सरकार से लेके, सॉलिसिटर जनरल से लेके सबको आपको एक कम से कम एक कमेटी मीटिंग बैठानी पड़ेगी, सबको साथ में लेना पड़ेगा कि ये चीज हम करेंगे। ये सिर्फ बयान भर किसी पता चला कोर्ट की हेयरिंग चल रही है उसके बीच में एक शब्द कह देना, एक लाइन कह देने भर से पहले कुछ नहीं होने वाला। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वकील और जजों ने भी अब राहत की सांस ली है। मामले की सुनवाई निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, ऐसा आश्वासन सीजीआई सूर्यकांत ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर सुनवाई तेज कर दी है। सीजीआई सूर्यकांत ने मामले को संज्ञान में लिया है और अब इस फैसले के बाद से इस पूरे मामले को लेकर पारदर्शिता की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। उधर पटना में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार ये दिखावा कर रही है कि उनके पास पर्याप्त धनराशि है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। विधायक ने कहा कि जितना भी सड़क और बिल्डिंग का काम हुआ उसमें शामिल संवेदकों को आज तक उनका भुगतान नहीं मिला है। कई संवेदक अब भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और कई ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि संवेदकों की पीड़ा और परेशानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार कंगाल हो चुकी है और उनके पास वास्तविक संसाधन नहीं बचे हैं। इसके बावजूद वो केवल झांसा देकर और जुमलेबाजी करके शासन चला रही है। उन्होंने कहा कि ये नीति संवेदकों और मजदूरों के हितों के खिलाफ है और सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि संवेदकों का बकाया भुगतान तुरंत किया जाए और आम जनता व कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सुधार किए जाएं। विधायक ने स्पष्ट किया कि सरकार की मौजूदा आर्थिक नीतियां संवेदनहीन है और इसे बदलने की आवश्यकता है ताकि राज्य में विकास और लोगों का विश्वास दोनों कायम रह सके। देखिए, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है और ये नाटक कर रहे हैं कि हमारे खजाने में पैसे हैं। आज भी जितना भी रोड का, बिल्डिंग का काम हुआ और जिन संवेदकों ने काम किया उनका पैसा आज तक नहीं मिल रहा है। पहले तो ट्रेजरी को कहा गया कि बिल जाएगा, फंसा के रखना और किसी को पेमेंट नहीं करना है। आज भी संवेदक रो रहे हैं। कई संवेदक हम लोग से संपर्क किए, हम कहा कि भाई आप लोग सरकार के आदमी हो, आप लोग समझो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। कल तक कहते थे कि पैसा काफी है, तो पैसा नहीं है। सरकार कंगाल हो गई है और इनका जो खजाना है वो खाली हो गया है और ये केवल झांसा देकर और जुमलेबाजी देकर ये सरकार चलाना चाहती है। देखिए, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संशोधन में भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 के सैन्य तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी वजह से 8 युद्ध रुके, जिनमें न्यूक्लियर वॉर भी शामिल हो सकता था। ट्रंप ने बताया कि 35 मिलियन लोग उनसे कहते हैं कि अगर वो मध्यस्थता न कराते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान खतरे में होती। हालांकि बोलते समय उनकी भाषा फिसल गई, जिससे मीडिया और सोशल मीडिया में भ्रम फैल गया। कई खबरों ने इसे सीधे पाक पीएम मर जाते के रूप में रिपोर्ट किया। असल में ट्रंप का इशारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर था, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता से 3.5 करोड़ लोगों की जान बची और युद्ध रुका। ट्रंप ने अपने संशोधन में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों जैसे इजराइल, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रवाडा, DRC और सर्बिया, कोसोवो का भी जिक्र किया और अमेरिका की भूमिका को शांत निर्माता बताते हुए कहा कि वो दुनिया में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि भाषाई चूक और संदर्भ की कमी के कारण गलतफहमी फैल सकती है। व्हाइट हाउस और स्पीच ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ट्रंप का मूल संदेश था कि उनकी मध्यस्थता ने कई जीवन बचाए और युद्धों को रोका।
उधर चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर योगी मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छवि को धूमिल करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य लंबे समय से गौ सेवा और गौ रक्षा का मुद्दा उठाते रहे हैं और देश में गौमांस निर्यात तथा उत्तर प्रदेश में इस पर विरोध व्यक्त करते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि संत परंपरा का सम्मान हर हाल में बरकरार रहेगा। उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तुरंत निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भारी भीड़ जमा रही और कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ने न केवल न्याय की मांग की बल्कि संतों और धार्मिक परंपराओं के सम्मान के लिए भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। वो 18 जनवरी 2026 का माघ मेले का है। उसके अंदर जो एक मुकदमा जो दर्ज कराने वाला व्यक्ति है वो रामभद्राचार्य जी का जो शिष्य है आशुतोष ब्रह्मचारी। वो आशुतोष ब्रह्मचारी का इतिहास यूपी के अंदर शामली जिले के कांदा थाने के अंदर 21 मुकदमे संगीन गो हत्या के अपहरण के गो किसी के ऐसे संगीन मुकदमे 21 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है कांदला थाना जिला शामली के अंदर। और वहाँ का एचएस है कि रामभद्राचार्य जी का शिष्य बने 22 के अंदर और उसके बाद के अंदर इनको पूरा संरक्षण रामभद्राचार्य जी को वर्तमान केंद्र सरकार का और यूपी सरकार का है। उन्होंने एक झूठा आरोप 2 नाबालिग बच्चों के माध्यम से उस वक्त की घटना 18 जनवरी जब वो पूरे मीडिया के सामने थे, पूरा प्रशासन उनके इर्द गिर्द था, पूरे हजारों की संख्या में अविमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में लोग वहाँ पर आए थे कि उनके साथ बदसलूकी हुई, बटुकों के साथ हुई है, उनके साथ हुई है और अनशन पे बैठे हुए हैं शंकराचार्य जी। तो पूरे देश पर इकट्ठा उस वक्त की घटना को इन्होंने बताया हुआ है। उधर प्रताप सिंह खाचरियावास ने 24 फरवरी को अपने सिविल लाइंस स्थित खाचरियावास हाउस से गौ हत्या के विरोध में सैकड़ों समर्थकों के साथ बालाजी पेट्रोल पंप तक पैदल मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने गाय की हत्या बंद करो, गौ माता के हत्यारों को गिरफ्तार करो और गौ रक्षा कानून लागू करो के नारे लगाते हुए सरकार पर दबाव बनाया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल पंप पर हनुमान चालीसा का पाठ कर भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के 1955 के गौरक्षा कानून के तहत गौवंश की हत्या या उनके साथ अत्याचार करने पर 8 साल की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने गौ माता को राज्य माता बनाने से इनकार किया है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भाजपा के 2 विधायकों ने गाय के बछड़े की गर्दन काटकर गाय के सामने लटकाने की सलाह दी, जो कानून के अनुसार अपराध है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने चेतावनी दी कि अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में गौरक्षा यात्राएं और आंदोलन जारी रहेगा। राजभवन और विधानसभा का घेराव किया जाएगा और आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कानून के उल्लंघन करने वाले गिरफ्तार नहीं होते। गौरक्षा कानून बना हुआ है, 1955 में ही बन गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 के अनुसार जो गौरक्षा कानून बना हुआ है उसमें गाय का बछड़ा या गोवंश कुछ भी हो, गोवंश में गाय हो, गाय का बछड़ा हो, सांड हो, कुछ भी हो, गोवंश से जुड़ा हुआ गाय हो चाहे गाय का बछड़ा हो, यदि वो मृत हो गया तो उसको विधि विधान से दफनाया जाता है। उसके लिए बाकायदा खड्डा होगा, पूजा होगी, नमक डाला जाएगा, फिर ढक दिया जाएगा। गाय का बछड़ा मरने के बाद भी उसकी गर्दन काटना अपराध है। हमारे गोरक्षा कानून के अनुसार गाय के बछड़े की गर्दन काटकर गाय के सामने लटका कर यदि कोई ये कह रहा परंपरा है तो ऐसी परंपरा रामायण में, महाभारत में, गीता में कहीं पर नहीं। 2 बहरूपीय विधायक है, फर्जी है दोनों। यदि उन विधायकों की बात बीजेपी सही मानती है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सब बता देंगे ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि गाय दूध नहीं दे तो गाय के बछड़े की गर्दन काटकर उसके सामने लटका दो और दूध निकाल लो। तो गोरक्षा कानून के अनुसार भी ये गलत है कानून है और परंपरा के अनुसार भी गलत है। ना तो रामायण, ना गीता, ना उपनिषद, ना वेद, कहीं पर भी महाभारत किसी में नहीं है उल्लेख। ये फर्जी कह रहे हैं।
उधर जुसरी गांव के निवासियों ने 2 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट द्वारा जारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी आवंटन आदेश का विरोध किया। ग्रामीणों ने एसडीएम मकराना को ज्ञापन सौंपा और कहा कि खसरा नंबर 178 की 15.1150 हेक्टेयर भूमि में से 3 हेक्टेयर आवंटित करना स्थानीय हितों के खिलाफ है। आवंटित भूमि के चारों ओर करीब 50 से 60 घर हैं और इससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि 2 गौशालाओं की लगभग 600 गायें इसी भूमि पर निर्भर हैं और निम्बली नाड़ी पशुओं के पीने का मुख्य स्रोत है। वहीं इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का पेयजल प्रोजेक्ट भी है जो 20 गांवों को पानी सप्लाई करता है। एसटीपी लगने से पेयजल प्रणाली दूषित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने बताया कि खसरा नंबर के पास देवलाजी महाराज, झुजार जी महाराज और किशस्तेर जी महाराज के मंदिर हैं जहां हर सोमवार हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये क्षेत्र शहर से 8 किलोमीटर दूर और गंदे पानी के स्तर से 100 से 150 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ज्ञापन सौंपने के दौरान घासी राम भाकर, उगमा राम अड़दा, महेंद्र किरडोलिया, परसाराम टांडी सहित सैकड़ों ग्रामीण और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। ग्रामीण चाहते हैं कि एसटीपी को मकराना के नज़दीक उपयुक्त ढलान वाली भूमि पर स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि पर्यावरण और आस्था केंद्र सुरक्षित रहे। न्यूली गाड़ी में उसने एनओसी दे दी है सरपंच ने कि हम यहाँ पर आपको अधिकार देते हैं, आप यहाँ पर बनाइए। तो हम उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं कि वो वहाँ पर नहीं लगना चाहिए। उससे हमारे गांव का आसपास की जमीन का 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल उससे पीने का पानी लायक नहीं रहेगा। उसके बावजूद पर्वत से जो लाइन जाती है पानी की, उसका प्लांट भी वहीं पर है। अगर वो प्रदूषित नहीं होगा क्या रसोई और किसी की लेटरिन एक जगह रहती है? वो नहीं रहती है, किसी के भी घर में नहीं है। तो वो वहाँ पर भी पानी पीने का रहेगा और वहाँ पर भी वो गंदा पानी का नाला वो उसी जगह पर रहेगा। तो यह क्या संभव है? 3 दिन पहले कोर्ट में आया हुआ है एफिडेविट की किसी के घर के पास अगर कोई ओपन लेटरिन करता है तो वो नहीं कर सकता। उड़ीसा का हाईकोर्ट का मामला है ये, वो भी देख लीजिए आप। तो जहाँ पीने का पानी वही लेटरिन का वो प्लांट, क्या वो एक जगह चलेगा? उसने न्यूली गाड़ी में उसने एनओसी दे दी है सरपंच ने कि हम यहाँ पर आपको अधिकार देते हैं, आप यहाँ पर बनाइए। तो हम उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं कि वो वहाँ पर नहीं लगना चाहिए। उससे हमारे गांव का आसपास की जमीन का 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल उससे पीने का पानी लायक नहीं रहेगा। उसके बावजूद पर्वत से जो लाइन जाती है पानी की, उसका प्लांट भी वहीं पर है। अगर वो प्रदूषित नहीं होगा क्या रसोई और किसी की लेटरिन एक जगह रहती है? वो नहीं रहती है, किसी के भी घर में नहीं है। तो वो वहाँ पर भी पानी पीने का रहेगा और वहाँ पर भी वो गंदा पानी का नाला वो उसी जगह पर रहेगा। तो यह क्या संभव है? 3 दिन पहले कोर्ट में आया हुआ है एफिडेविट की किसी के घर के पास अगर कोई ओपन लेटरिन करता है तो वो नहीं कर सकता। उड़ीसा का हाईकोर्ट का मामला है ये, वो भी देख लीजिए आप। तो जहाँ पीने का पानी वही लेटरिन का वो प्लांट, क्या वो एक जगह चलेगा? उसने न्यूली गाड़ी में उसने एनओसी दे दी है सरपंच ने। उधर चौटन के जयसार गांव में छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। स्कूल परिसर से छात्र को उठाकर पीटा गया जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना के समय कई शिक्षक मौजूद थे लेकिन किसी ने रोकथाम नहीं की। ग्रामीणों ने शिक्षकों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा विभाग की चुप्पी पर लोगों ने नाराजगी जताई है। इस मामले ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने अधिकारियों से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा नियमों की समीक्षा और शिक्षक जवाबदेही पर ध्यान दिए जाने की भी उम्मीद है। वहीं अकलेरा उपखंड क्षेत्र के घाटौली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम खोली में छापा मारा। खेत मालिक लालचंद लोधा ने अपने खेत में लहसुन की फसल की आड़ में अवैध रूप से अफीम उगाई थी। पौधों पर डोडा और फूल लगे हुए थे, साथ ही डोडों पर चिरा भी किया गया था। तो पुलिस ने सभी पौधों को उखाड़कर तोलने पर 10 किलो 610 ग्राम शुद्ध अफीम बरामद की। घाटौली पुलिस ने लालचंद लोधा को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है। थानाधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि पुलिस लगातार ऐसे अवैध कार्यों पर नजर रख रही है और समय समय पर कार्रवाई की जाती रहेगी। उधर मकराना के बोरावड़ मार्बल खनन क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। 44 वर्षीय जवाना राम पुत्र मोडू राम नायक जो बालाजी माइंस में काम करते थे, क्रेन का रस्सा टूटने से लगभग 40 फीट नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साथ ही मजदूर उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और मृतक के चचेरे भाई बिरमा राम ने रिपोर्ट दर्ज कराई। हादसे का मुख्य कारण कमजोर और सस्ते उपकरणों का उपयोग बताया जा रहा है। क्रेन का रस्सा और
कलम्पू मजबूत होते तो शायद मजदूर की जान बच सकती थी। वहीं मृतक ने हेलमेट या सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी। इस घटना ने खनन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर किया। मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण का अभाव अक्सर इस तरह के हादसों को जन्म देता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। उधर मकराना मंगलाना बाईपास पर मंगलवार को युवा हिंदू गौशाला के सामने तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों की पहचान सोहन लाल पुत्र किशोर लाल ग्राम ढिलडाणी और भंवर लाल पुत्र संपत लाल ग्राम चौसला के रूप में हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और एक घायल के पैर में 2-3 जगह फ्रैक्चर हो गए। तो स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर योगेंद्र कच्छावा ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर स्थिति के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद आसपास बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ड्राइवर की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यह हादसा सड़क पर वाहन चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तार की वजह से हुआ, जिससे सुरक्षा और सावधानी की जरूरत पर सवाल उठ गए हैं। उधर डीडवाना में नागौर रोड स्थित बांगड़ हॉस्पिटल के पास बने विद्युत विभाग के GSS पावर हाउस में महिलाओं के एक गिरोह ने लगातार 2 दिन तक केबल चोरी की। तो 21 फरवरी को 2 महिलाओं ने दीवार फांदकर चोरी की और जबकि 23 फरवरी को 3 महिलाओं ने भारी मात्रा में केबल कट्टों में भरकर ले गए। तो सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि महिलाएं सफ़ेद कट्टों में केबल भरकर सिर पर उठाकर ले जा रही थी। तीसरी बार चोरी की कोशिश को स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की सजगता ने रोका और आरोपियों को पकड़ लिया गया। प्रार्थी महिपाल चौधरी ने डीडवाना थानाधिकारी को लिखित शिकायत दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ जारी है ताकि चोरी की गई केबल बरामद की जा सके और गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। इस घटना ने शहर में सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकारी परिसरों में ही चोरी हो रही है तो आम जनता और व्यापारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।